हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी की योद्धा में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आज आपके लिए ये वीडियो लाया है। आज मैं इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी कक्षा 6 की चैप्टर 1 के बारे में बताऊंगी। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखें, मैं उसका उत्तर देने की पूरी प्रयास करूँगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं अपने इस एक्स्ट्रा जो मैं आपको नॉलेज देने वाली हूँ, वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ वो ये है आपके स्क्रीन पे आपके सामने। इतिहास को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आज हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिगनर्स के लिए मैं पहले कुछ बता देना चाहती हूँ। हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये जो शब्द है ये हिस्टोरिया से निकला हुआ है। जो हिस्ट्री जो वर्ड है ये हिस्टोरिया से निकला हुआ है, और ये जो हिस्टोरिया वर्ड है ये एक यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जानना, ज्ञात करना या सत्य की खोज करना। और इतिहास को हम अगर तोड़ दें, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो एक होता है इति प्लस हास। इति का मतलब होता है इस प्रकार और हास का मतलब होता है घटित हुआ। अर्थात इतिहास में हम उसी चीज़ों का वर्णन करते हैं, उन घटनाओं का वर्णन करते हैं जो पहले घटित हो चुकी हैं, है ना। इतिहास के पिता, जैसा कि आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि इतिहास के पिता हेरोडोटस को बोला जाता है, और यह एक यूनानी लेखक थे, यूनान के थे। और इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका, आप सभी को पता होगा जैसा कि हिस्टोरिका के बारे में, ये इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। और हिस्ट्री को जानने से पहले एक और नॉलेज जो आपको होनी चाहिए, उस पे मैं आपको ले चलती हूँ। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। इसके बाद मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूँगी। तो आ गई हूँ मैं अगले स्लाइड्स पे। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास पढ़ने से पहले हम अगर किसी भी चीज़ को कोई भी काम करते हैं या किसी बुक्स को पढ़ते हैं तो उसको मतलब एक बांट लेते हैं कि हाँ भाई इतना इतना पढ़ना है, इसमें ऐसे ऐसे। अगर किसी चीज़ को विभाजित करके पढ़ा जाए, छोटा छोटा करके पढ़ा जाए, तो उसको पढ़ना आसान होता है। इसीलिए इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा है। पहला है प्राचीन इतिहास। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो इसमें आते हैं प्रागैतिहासिक काल, आध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में उन घटनाओं का वर्णन है, मतलब जिसके बारे में हमें पता तो है कि इनमें ये घटित हुई, लेकिन इसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। या फिर मतलब एक बोल सकते हैं कि एक इतिहासकारों द्वारा अनुमान लगाया गया है कि प्रागैतिहासिक काल में जो छोटे छोटे कुछ औजार मिले हैं उससे। और आधे ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें लिखी हुई मिली हुई है कि इसका जो लिखित साक्ष्य है ये उपलब्ध है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जिसका उदाहरण हम ले सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। और उसके बाद आती है ऐतिहासिक सभ्यता। तो ये जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और जिसको पढ़ा भी जा सका है ना, जैसे वैदिक काल ये सब। तो आगे आते हैं, और आगे है हमारा मध्यकालीन भारत। जो इतिहास है उसको मध्यकाल में बांटा गया है। तो मध्यकाल की बात करें तो उसमें जो पहला हमारा आता है वो है सल्तनत काल। सल्तनत काल, हाँ वही, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, जिसमें गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। उसके बाद अंतिम शासक को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करने के बाद मुगल वंश का स्थापना होता है। हाँ बिल्कुल सही, पानीपत का पहला युद्ध, बाबर, सही जा रहे हैं आप लोग। और उसके बाद फिर मुग़ल एम्पायर के बाद ये जो छोटी छोटी राज्य आती जैसे बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, ये आती हैं। हालांकि विजयनगर साम्राज्य का उदय तो सल्तनत काल में ही हो गया था फिर भी। और उसके बाद आता है धार्मिक आंदोलन।
धार्मिक आंदोलन में, जैसे कि जो अपना मत देते हैं, जैसे रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, मीराबाई, ये सब जो है, ये सब उनका समय है। और फिर उसके बाद आता है आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में जो आधुनिक काल है, उसमें जो पहला हम देखते हैं वो है विदेशियों का आगमन। विदेशी कौन? हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं। यूरोपीय, डच, अंग्रेज, ये सब। और उसके बाद फिर छोटे छोटे राज्यों की स्थापना होती है, साम्राज्य की स्थापना होती है। और उसके बाद फिर 1857 की क्रांति, जी हाँ, जिसकी वजह से वो जो कारतूस, जो चर्बी वाली कारतूस की वजह से जो हंगामा खड़ा हुआ था, 1857 की क्रांति, उसके बारे में होता है। उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष हमारा, जिसमें हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए शहीद भी हो जाते हैं, और कुछ कुछ जो है जिनकी स्मृति हमारे पास है, जिनको हम जानते हैं। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें बुकों में नहीं लिखा गया है, लेकिन उनकी भी जानें हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में ही गई हैं। ये हो गया हमारा इतिहास का कालखंड। इसको 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, उस क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 1। तो आइए चलते हैं, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, मैं आ गई हूँ अपने क्लास 6 हमारे अतीत पार्ट 1 का कक्षा 6 का चैप्टर 1। आपको दिखाती हूँ इसमें फर्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें जो पहला छोटी सी बच्ची का सवाल है, एक रशीदा बैठी है, अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। आप ही सोचिए, इस 100 साल सुनकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है। वह सोचने लगी कि यह कैसे जान सकते हैं कि मतलब इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, कैसे पता लगाया जा सकता है कि आखिर इतने वर्षों पहले हुआ क्या था। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, कैसे पता लगाएं, तो आइए हम उसको देखते हैं। तो पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो, है ना। साथ ही जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं जिनकी स्मृति जो उस समय थे, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि मतलब जो कल हुआ था ये तो आप टेलीविज़न में देख लोगे, रेडियो पे सुन लोगे, अखबार में पढ़ लोगे, या फिर अगर सालों की बात करें तो वो किसी ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो उस समय के, उनकी स्मृति जो उस समय थे, उनसे पूछ लोगे। लेकिन जो बहुत पहले हुआ था उसको कैसे जानोगे। तो इसमें अगला टॉपिक है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। अब ये बोल रहे हैं कि अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, आखेटक थे, मतलब कि शिकारी थे, कृषि थे, पशुपालक थे, पुरोहित थे, शिल्पकार थे, मतलब कि हर वर्ग के अलग अलग कार्य थे, संगीतकार थे, वैज्ञानिक थे। इनके जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते। लीजिए, अब आ गई हमारी बात। बच्चे कौन से खेल खेलते थे, याद कीजिए कि आप बचपन में कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे। ये भी हमारी बात है कि जब बचपन में हम दादाजी को परेशान किया करते थे, दादाजी सोने से पहले कहानियाँ सुना दीजिए, तो ये भी भाई बच्चे थे, तो इनको भी मन करता हुआ खेलने का, कहानियाँ सुनने का। कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाया करते थे। पहले तो नाटक वैसा नहीं होता था हमारे जैसे डोरेमोन और मोटू पतलू जैसा, लेकिन फिर भी कुछ होता होगा जिनसे इनका मनोरंजन हो। गीत भी गा लिया करते थे। अब इसमें जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है लोग कहाँ रहते थे। अब इसमें बोल रहे हैं कि रहने की बात आ गई, कि अब लोग थे तो वो खाना भी खाते थे, कपड़े भी पहनते थे, हर चीज़ करते थे जो हम करते हैं, लेकिन वो रहते कहाँ थे। तो इसमें जो अगला टॉपिक है कि लोग कहाँ रहते थे, तो इसमें दिया गया है कि मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाइए। अच्छा, इसमें मैपिंग की बात की जा रही है। अच्छा चलिए मैप पे चलेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं।
कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर, किस नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फसलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यही से संग्रह किया करते थे। मतलब अगर देखिए, ऐसा जाहिर सी बात है कि ये लोग जंगल में रहेंगे तो आखिर क्या करेंगे, जंगल में जो उत्पाद होगा उसी का तो यूज़ करेंगे अपने जीवन के निर्वाह के लिए, है ना। तो वो जंगल में रहते थे तो वहाँ पे जो कंदमूल पेड़ में जो उगता था उसका, या फिर उससे मन भर गया, मन उब गया, जैसे हमारा घर के खानों से मन उब जाता है तो हम कैसे चले जाते हैं होटल में, वहाँ पे ये खा लो वो खा लो। तो इसी की तरह क्या, अगर मन उब गया ये लोग फिर ये शिकार किया कर लेते थे, तो शिकार करते थे, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि नर्मदा जो है नदी, वो हमारे मानचित्र में कहाँ पे है। तो आइए हम चलते हैं आपके मैप की ओर। इसमें देखते हैं नर्मदा को, कहीं आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है कहीं पे आपको, हाँ दिख रहा है। ये रही हमारी नर्मदा जहाँ लोग रहा करते थे, ये है नर्मदा। और फिर आगे देखते हैं कि आगे हमारी बुक्स क्या कह रही हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और की किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये लो, एक और टास्क मिल गया। ये बोल रहे हैं कि तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अच्छा भाई, लगा लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया था। लो, एक क्वेश्चन भी बन गया कि किस पहाड़ियों में सबसे पहले स्त्री और पुरुषों ने जौ और गेहूं की खेती करना आरंभ किया था। ये लीजिए, आपके क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं। तो आरंभ किया था उन्होंने, भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि जो लोग गाँव में रहेंगे वो यही करेंगे। गांव में रहेंगे तो उनके जीवन के लिए तो कुछ ना कुछ हो, चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब अगर वो फसल उगा रहे हैं तो खुद ही तो नहीं खाएंगे ना, उसके लिए भेड़ बकरी, बस फसल कितना खाएंगे। मान लीजिए धान चावल गेहूँ उगा रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसके लिए भैंस बैल ये सब चाहिए, खेती करने के लिए चाहिए दूध, ये सब के लिए भी तो चाहिए उत्पाद, है ना। तो उसके लिए वो ये सब रखते थे। अब आइए मैप में हम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को ढूंढते हैं। ये लीजिए, हमारा सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ किधर है, आपको दिखे क्या, हाँ हाँ मुझे दिख गई। ये रही हमारी किरथर और ये रही सुलेमान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पे जो आपको दिख रही है ये है ना। अब आगे आ जाइए, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है भाई, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। लो, एक और टास्क मिल गया। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, कृषि का भी विकास हो गया सब। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब चावल सबसे पहले जहाँ उपजाया गया वे विंध्य के उत्तर में थे। तो ये कौन सी पहाड़ी की बात कर रहे हैं, हाँ ये लो, ये गारो पहाड़ी की बात करी तो ये जो है ना ये हमारे मेघालय में स्थित है। आइए हम दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे मेघालय में यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। खासी जो पहाड़ी है इस पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। मानसीराम चेरापूंजी यहीं पे है। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो पूछी जाती है क्वेश्चन में यहीं पे होती है ना। उसके बाद किसकी बात कर रहा था, उसके बाद विंध्य पहाड़ियों की बात कर रहा था कि उसके उत्तर में, तो विंध्य तो ये है, इसके उत्तर में यानी कि गंगा घाटी में। आगे चलते हैं, आगे हमारी पुस्तक क्या कह रही है, तो आइए चलते हैं। यहाँ पे आ गया कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। लो, एक और टास्क आ गया, चलो इसको भी देख लेंगे। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 ईसा पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। देखिए, ये बोल रहे हैं कि जो नदियां हैं उनके किनारे नगर बसे थे, तो नगर तो बसेंगे ही ना, क्योंकि जो नदियां हैं, अगर नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाएगी वो मिट्टी उपजाऊ होगी, वहाँ पे समतल मैदान होंगे तो लोगों के रहने की संभावना ज़्यादा होगी, वहाँ पे वनस्पति भी होंगी, तो इसीलिए तो लोग उसके नीचे उसके अगल बगल बसेंगे। इसीलिए तो गंगा के मैदान में इतनी सघन जनसंख्या है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे सिंधु कहाँ है हमारी,
क्या बोल रहे हैं ये? हाँ, यहाँ आ जाइए। मानचित्र में सिंधु और इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो आप सभी को दिख गया होगा, लेकिन मैं फिर से हाईलाइट कर देती हूँ। ये रहा सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। पहली है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास। अच्छा, एक बात बताइए कि इनमें से कौन सी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है, भारत में ही विलीन हो जाती है? चलिए मैं बता देती हूँ, कोई और क्वेश्चन दूंगी आपको। वो है व्यास नदी। ये बहुत बार क्वेश्चन में रिपीटेड है कि ऐसी कौन सी नदी है सिंधु की सहायक जो पाकिस्तान में नहीं जाती है, तो वो है व्यास। चलिए आगे चलते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ तथा सोन का पता लगाओ। अब एक और टास्क मिल गया, इसको भी पता लगा लेंगे। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार, हाँ वही मगध जहाँ पे हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, मगध साम्राज्य की स्थापना, इतना बड़ा मगध साम्राज्य, मौर्य गुप्त सब वहीं पे तो थे। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, उससे पहले धनानंद, है ना, इतना विशाल साम्राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, वो तो थे ही, और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम हो जाती थी। देखिए ये तो बात है कि भाई अब यात्रा तो करनी है, लेकिन एक उपमहाद्वीप है तो उसके हिस्से में सिर्फ समतल मैदान तो नहीं होगा, बहुत सारी पहाड़ियाँ होंगी, ऊँचे पर्वत होंगे, पठार होंगे, रेगिस्तान होंगे। इसको पार करना तो इतना आसान नहीं है। फिर भी जो यात्री थे ना, वो हार नहीं मानते थे। हमें भी हार नहीं मानना है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो समुद्रों के कारण यात्रा के लिए जोखिम तो था, लेकिन फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। कह देते हैं ना कि कुछ भी असंभव नहीं होता है, उसको बस कोशिश करो, संभव हो जाएगा। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण तथा एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर जाया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए गांव से दूसरे गांव, कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुक भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला है। ये इसमें जो यात्रा की बात की जा रही है, यात्रा तो करते थे, लेकिन इसका कारण आखिर क्यों यात्रा करते थे? भाई इतना मुश्किल है फिर भी यात्रा करते थे, तो उसका कारण था कि जो यहाँ के जो यात्री थे वो जाते थे और एक प्रवास, जो ऋतु प्रवास बोलते हैं ना, एक प्रवास की भी घटना होती थी कि जब आपदा आ जाता था, लोग कहाँ जाएंगे? आपदाओं के कारण उनको उनका स्थान छोड़ना पड़ता था, या फिर जो सैनिक थे उनको युद्ध करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, किसी दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाना पड़ता था, या फिर जो व्यापारी थे मूल्यवान वस्तुओं को ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने के लिए ले जाया करते थे, या फिर जो गुरु, धार्मिक गुरु होते थे वो अपने सलाह मशवरे के लिए या शिक्षा देने के लिए एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। तो ये सब कार्य हुआ करते थे उनको जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था, है ना। तो इससे एक बात ये हुई कि यात्रा तो हुआ, लेकिन एक दूसरे का विचारों का जो आदान प्रदान हुआ, जो हम जहाँ गए तो वहाँ के लोग हमें जाने, वहाँ के लोगों को हमने जाना, तो उससे हमारी जो संस्कृति है उनका भी विस्तार हुआ और हमने कुछ नई चीज़ें सीखी और दूसरों को सिखाया, है ना। तो इसमें एक और ये है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? भाई पहले तो था कि दूसरे देशों को खोज के लिए, जैसे कि वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए आ गया था भाई, हालांकि भारत कहीं खोया नहीं था, उसको बस नहीं पता था, लेकिन हम फिर भी क्वेश्चन में ही मारते हैं कि भाई भारत की खोज वास्को डी गामा ने कर दी। चलो कोई नहीं, एक नंबर के लिए मार देते हैं। तो ऐसे चीज़ें तो पहले थी कि भाई युद्ध लड़ने के लिए, खोज के लिए, या फिर शिक्षा देने के लिए यहाँ से वहाँ जाया करते थे। लेकिन आज जो यात्राएं होती हैं वो क्यों होती हैं? तो इसमें है कि एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखिए। अच्छा देख लेंगे। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकते थे। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकते थे तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकते थे। उपमहाद्वीप के बारे में भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए।
जैसे कि बहुत सारे आक्रमणकारी आए ना, जैसे शक, पहलव, कुषाण, वो भारत में तो आए लेकिन वो भारत में ही रह गए क्योंकि उनको यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता अच्छी लगने लगी थी। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए और यहीं रह गए। लोगों की इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देखिए ऐसा नहीं है कि हम कहीं जाएंगे तो बस जो हमारे अंदर क्वालिटी है वही सीखेंगे। हम जहाँ जाएंगे उनके अंदर जो क्वालिटी है वह भी हम सीखेंगे। तो जो बाहरी लोग आए थे, जो हमारे भारत में आक्रमण करने के इरादे से जो भारत के ही होकर रह गए, तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनका जो कपड़ा पहनने का सेंस था, उनकी जो कलाकृतियाँ थी, वो सब भी कुछ ना कुछ हमसे सीखा उन्होंने और हम भी उनसे सीखे। तो जो उन दोनों की जो मिक्स हो के जो एक शैली, जो नई शैली का निर्माण हुआ है ना। तो अब आते हैं कि देश के नाम, ये जो हमारे भारत देश है उसके नाम की बात की जा रही है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अपने देश के लिए प्रायः हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, ज़रूर लगाइएगा घर में, ठीक है। लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोज और इस नदी की पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया। देखिए कहाँ पे है सिंधु नदी, कहाँ पे है सिंधु नदी। तो मैंने दिखाया आपको कि सिंधु नदी कहाँ पे है, लेकिन उसको जो सिंधु को ना सस को ह से उन लोग संबोधित करते थे, इसलिए उन्होंने हिंदोज कहना स्टार्ट कर दिया। और उसके जो पूर्व में जो भूमि थी उसको इंडिया कहना स्टार्ट कर दिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया था। भारत किसी एक इंसान के लिए, भारत इतना बड़ा जो भूभाग है इसके लिए नहीं, उन्होंने भारत का प्रयोग एक समूह, एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक बहुत सारे व्यक्तियों के समूह के लिए जो था वो भारत शब्द का प्रयोग किया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। बताइए, ऋग्वेद हमारा जो सबसे पुराना ग्रंथ है, ऋग्वेद है 3500 वर्ष पुराना जो हमारा ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। भारत में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। फिर बाद में था वो भारत, इंडिया में जो इंडिया का था वो भारत बोलने लगे फिर बाद में यहाँ के लोग। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? अरे बहुत सारे उपाय हैं इसके तो जानने के, अतीत के बारे में। लेकिन आइए बुक क्या कह रही है हम इसको देख लेते हैं। तो हमारी बुक कह रही है कि अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त है। भाई कई तरह से प्राप्त है। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। सही बात है, पुस्तकें हैं। ये हाथ से लिखी होती इसीलिए पांडुलिपि कहते हैं। अब बताइए, अब आप ये मत सोचने लगिए कि आप भी हाथ से लिखते हैं तो वो भी पांडुलिपि हो गई, नहीं। आगे देखते हैं क्या बोल रही है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उसको मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, जो कि लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ जो हैं प्रायः ताड़पत्र जानते हैं, हिमालय के क्षेत्र में उगने वाला एक क्या बोलते हैं, वुर्ज नामक पेड़ है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो पांडुलिपियाँ बनाई जाती थी वो किस पेड़ से बनाई जाती थी, या फिर हिमालय में ऐसा कौन सा पेड़ पाया जाता था जिससे पांडुलिपियों का निर्माण होता था, है ना। पांडुलिपियाँ जिस पे स्क्रिप्ट लिखे जाते थे। तो इसको याद रखिएगा कि ये पौधे का नाम था वुर्ज। और आगे चलते हैं। पेड़ की छाल के विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थी, है ना। और आगे है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। कीड़ों ने, देखिए यही बात है कि भाई अभी अगर आप एक पेज में कुछ लिख कर रखते हैं ना तो कुछ सालों बाद देखिए उसका जो कलर है वो चेंज होने लगता है। तो पांडुलिपियाँ आखिरकार वो पत्तों की थी तो कीड़े तो उसमें लगने ही थे। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय यह पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। मतलब कि जो पांडुलिपियाँ हैं उनमें पता चलता है कि जो पहले के जो राजा थे उनका व्यवहार कैसा था, या फिर जो पुरोहित थे उनका क्या था, या फिर उस समय जो रोग से कोई ग्रसित होता था तो उसका उपचार क्या होता था, इन सब के बारे में इन सब से पता चलता है।
और आगे क्या है कि इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य कविताएं नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोगों के लिए था। देखिए, जो संस्कृत थे वो उच्च वर्ग के, यहाँ से क्या पता चलता है, विभिन्नता उच्च और निम्न वर्ग का। जो संस्कृत जो तमिल था वो उच्च वर्ग के लोग बोलते थे, और जो निम्न वर्ग के जो लोग थे, जो आम लोग थे, वो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया करते थे। आगे है कि हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिले हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अब बताइए, ये जो बोल रहे हैं कि अभिलेख जो पत्थर के होते थे या धातु के होते थे उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे। राजा जो अपना आदेश समझ लीजिए, जो अभी हमारा जो वर्तमान में हमारा जो संविधान है जिसका हम पालन करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बस वर्तमान में है, ये पहले भी था। जब जब हमारे यहाँ राजा थे ना, राजतंत्र में भी हमारे यहाँ नियम कानून हुआ करता था। जबकि अंग्रेज आए तो क्या बोलते हैं कि हम भारतीयों को सभ्य बना रहे हैं। तुम क्या सभ्य बनाओगे, हम पहले से ही सभ्य थे। तो ये जो अपने जो जनता है उसके लिए जो एक नियम था उसका पालन करने के लिए इन पत्थरों पर उत्कीर्ण किया जाता था अभिलेख। जैसे हमारा अभी दस्तावेज है तो उसी तरह से ये अभिलेख हुआ करता था, है ना। फिर है कि जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का उल्लेख लेखा जोखा के साथ करता था। मतलब अगर मान लो किसी राजा ने कोई युद्ध लड़ा और उसमें विजय प्राप्त कर ली, तो उस विजय से उनको क्या हासिल हुआ, उस राज्य से, जिस राज्य पे उन्होंने आक्रमण किया था, उस राज्य से उनको कितना राजस्व प्राप्त हुआ और उससे क्या फ़ायदा हुआ, ये सब लिखा जाता था। इसमें एक क्वेश्चन है कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती होंगी। तो ये मैं बताऊंगी आपको, वैसे आप भी ट्राई करना, लेकिन मैं बता दूंगी। पहले आगे इसको पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातात्विद कहते हैं। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के विशेष अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जो प्राचीन काल में जो खुदाई में जो हमें अवशेष मिले हैं, जैसे कोई मूर्ति मिल गई हो, औजार, हथियार, आभूषण, ये सब मिल गए हैं, तो जो इसके जो अध्ययन है, जो इसकी जांच पड़ताल होती है, उसको जो करने वाला होता है उसको पुरातात्विद कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। ये देखिए, ये एक प्राचीन समय का जो एक चित्रित घूसर मृदभांड है, और ये एक सिक्का है जो थप्पा लगाया हुआ सिक्का है, जो प्राचीन समय में इसका प्रचलन था। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु भी बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट न होने वालों में से थे। मतलब कि ये अभी तक अगर हैं, अगर अभी इनका साक्ष्य अभी तक है, इसका मतलब यही है कि ये बहुत ही सुदृढ़ तरीके से बनाए हुए थे, बहुत ही कठोर धातु के बने हुए थे, तभी तो अभी तक हैं। क्योंकि इतने पुराने साल के हैं तो अभी तक हैं, तो भाई इनकी तो जो परिष्कृत है, जो ऐसे किया था उन्होंने, तो मानना पड़ेगा कि भाई अच्छी है, सुदृढ़ है। आगे क्या कह रहे हैं कि पुरातात्विक जानवर चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। पुरातात्विक ये कोशिश में लगे रहते थे कि कहीं से मछली, चिड़िया या फिर किसी भी चीज़ का ऐसे हड्डी चाहे उनका अवशेष प्राप्त हो जाए, जिससे हमें पता चले कि आखिर प्राचीन में जो लोग थे, जो इस समय के लोग थे, वो क्या खाते थे, उनका मुख्य आहार क्या था। इसी से तो पता लगाएंगे वो कि क्या खाते थे, है ना। क्योंकि वनस्पतियाँ तो टूटेंगी और दलदल में गिरेंगी, सड़ जाएंगी, और वो ह्यूमस के रूप ले लेती हैं। तो उसमें जीव भी होते हैं, लेकिन उनकी जो हड्डियाँ हैं वो नहीं गलती हैं। तो यदि फिर आगे देखते हैं क्या
पुरातात्विदों को बधुआ कपड़ों के अवशेष मिलते हैं। अब ये देखिए, ये जो बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते हैं, इसमें जो बहुधा शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम बुक पढ़ रहे हैं तो हम भी इतिहासकार हो गए, नहीं, ये बुक तो पहले से लिखी हुई है ना। अतीत का अध्ययन जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रारंभिक अध्ययन था वो किसी और ने किया था और उसकी वजह से हम अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर जाते हैं। अंततः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जो अभी अगर हम वर्तमान से अगर पुरातात्विद जो जिसका इसमें तुलना करा जा रहा है जासूस से, तो हम उससे अभी वर्तमान में पुलिस से भी तुलना कर सकते हैं कि अगर पुलिस को किसी गुनाह की अगर साक्ष्य चाहिए तो वो भाई उसके पीछे लग जाती है दिन रात, और कुछ ना कुछ क्लू मिलना चाहिए उसको, बहुत कोशिश करती है कि कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे इस केस को सॉल्व करने में आसानी हो। तो जो इतिहासकार थे, जो पुरातात्विद थे, वो भी एक क्लू ढूंढते थे कि भाई कोई क्लू मिल जाए जिससे कि मैं इसकी पूरी जो ये है पड़ताल कर सकूँ, है ना। अतीत या एक या अनेक, इसमें अगला जो टॉपिक है हमारा अतीत एक या अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अगर अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। देखिए, हर वर्ड का हर किसी का सोच अलग होता है और वो हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखता है। तो वही बोल रहा है कि अलग अलग मायने होते थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों से भिन्न था। ये बोल रहे हैं कि जो पशुपालक और कृषक थे उनका जो जीवन था वो राजा रानी से भिन्न था। वो भाई होगा ही, क्योंकि राजा रानी कहाँ महलों में रहने वाले और कृषक कहाँ फूस की झोपड़ियों में रहने वाले, भिन्न तो होगा ही। और जीवन भिन्न था तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप की अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्राहक द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए इन व्यापारी व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। देखिए, हालांकि शहर में हम रहते हैं, हम तो गांव से हैं भाई, जो शहर में रहते हैं वो भाई बहुत गर्व करते हैं कि हम शहर में रहते हैं, लेकिन वो किनके कारण वहाँ पे ज़िंदा रहते हैं, खाते हैं, और जो अन्न की आपूर्ति होती है या फिर जो उनकी ज़रूरतें हैं वो सब पूरा होता है, वो उनके वजह से होता है, जो दिन रात खेत में रहते हैं, पसीने से अपने खेत को सींचते हैं और मेहनत करते हैं, धन उपजाते हैं, और उसके बाद उसमें से जो खाद्य निकलता है, पदार्थ निकलता है, उसमें से जो उनका जो अनाज है उसको शहर तक प्रोडक्शन करवाते हैं और शहर तक भेजवाते हैं। तो ये हमें किसानों का जो है आभार व्यक्त करना चाहिए कि हम उनकी वजह से जिंदा हैं। जैसे हम सैनिकों की वजह से घर में सुरक्षित हैं, उसी तरह से जो शहर के लोग हैं वो गांव के किसानों की वजह से अच्छे से खाना और सुकून से ज़िंदगी जी रहे हैं। भाई पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन क्या आप पैसे से शहर में हो तो आप पैसे से चावल खरीद लोगे, लेकिन अगर गाँव का किसान ही काम करना बंद कर दे तो फिर कहाँ से होगा चावल, कहाँ से होगी गेहूँ, है ना। तो इसलिए किसानों का भी कार्य सैनिकों से कम नहीं होता है, उनका भी सम्मान कीजिए। आगे देखते हैं कि इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। देखिए,
ये बोल रहे हैं कि राजा के बारे में हमें हमें जानकारी मिलती है, लेकिन जो कृषक हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो कहाँ से मिलेगी? आप ही बताइए। अभी के जो वर्तमान की बात कर रही हूँ मैं, कि जो अभी के लोग हैं वो क्या बिना पैसे के काम करने के लिए तैयार हैं? नहीं, नहीं तैयार हैं। तो कोई भी किसके लिए लिखेगा? उसी के लिए तो लिखेगा जो पैसे देगा। तो राजा के पास धन दौलत की कमी थोड़ी होती थी जो नहीं देगा। तो वो उनके लिए ही लिखते थे, उनके लिए ही काम करते। अब भाई कृषक कहाँ से देगा? उसको सुबह खाना है, शाम को सोचना है कि क्या खाएगा, तो वो नहीं देगा। इसके लिए उसके बारे में कोई विशेष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे भी एक विभिन्नता दिखाता है कि भाई निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में क्या जो है अंतर था, है ना। अब आते हैं कि तिथियों का मतलब, अगला जो टॉपिक है और शायद लास्ट भी है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उन दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कुछ और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि, ईसा मसीह के जन्म की तिथि जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्षों के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथि ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक से हमें 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आइए, इसमें जो इतिहास का जो तिथियां हैं उसको कैसे निर्धारित की गई हैं इसके बारे में बताया गया है। कि अंग्रेजी में जो बीसी है उसको हिंदी में ईसा पूर्व, और इसका तात्पर्य है बिफोर क्राइसिस। और जो ईसा पूर्व होता है, कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी कि हिंदी में ईसवी लिख पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना हुआ है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इस रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीसी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट्स वर्तमान से पहले है। अब इसमें एक चित्र जो आपको दिख रहा होगा उसके नीचे जो PTOLM ये लिखा हुआ है, ये जो इतिहासकारों का जो पढ़ने का जो आखिर उन्होंने पढ़ा कैसे, तो इसके लिए है कि इसमें ना एक ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा लोयन की तरह, तो उसके लिए एल का प्रयोग किया गया है, पक्षी के लिए ए का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह से ना इतिहासकारों ने अंदाज़ा लगा कर भाई इन सब वर्ड्स को समझकर और ये चित्र को समझकर इतिहास को पढ़ने का प्रयास किया और उसको लिखने का प्रयास किया। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे और यहाँ पे जो दिख रहा है इसके लिए। तो हमारा चैप्टर आज यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे तो क्वेश्चंस है, आप कोशिश कीजिएगा घर पे इस क्वेश्चंस को करने के लिए। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और फिर से मैं बोलूँगी कि मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना जितना लाड प्यार दुलार देना है इस वीडियो को दे। और फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। बाय, टेक केयर।